एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान हो या अमेरिका या फिर दुनिया का शायद कोई भी कोना हो, लेकिन डिप्रेशन जैसा मर्ज ऐसा है जो कि शायद अब दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। वजूहत बहुत सी हो सकती हैं, बेरोजगारी, दहशतगर्दी या फिर दीगर जहनी या फिर जिस्मानी मसाइल, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्रेशन यानी कि परेशानियों में लोगों की किसी हद तक कमी नहीं आ सकी है। आखिर वजह क्या है डिप्रेशन के होने की, किस तरह से आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं, और क्या डिप्रेशन होने के बावजूद आप ये जान भी पाते हैं कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस शो में हम यही बात करने वाले हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका, डिप्रेशन के आखिर बढ़ने की और लोगों में पाई जाने की वजूहात क्या हैं। हमारे साथ ऑस्टिन से मौजूद हैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट समीना अहबाद साहब, जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं, ओवरऑल डिप्रेशन के हवाले से भी। समीना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इनवाइट किया। अच्छा, डिप्रेशन आप बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट भी करती हैं, बच्चे भी आपके पेशेंट्स रह चुके हैं। आखिर सबसे पहले तो ये बताएं कि डिप्रेशन के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? ये मैं ये नहीं कह सकती कि डिप्रेशन बढ़ा है, मगर डायग्नोज ज़रूर हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है। लोग जब महसूस करते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग विद देम, तो वो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जिससे फिर उनकी तशख़ीस हो जाती है कि डिप्रेशन मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें डायग्नोज कैसे किया जाता है कि हमारे अंदर डिप्रेशन मौजूद है? क्योंकि अक्सर लोग, खासतौर पर अगर पाकिस्तान में हम रिसोर्सेज की बात करें, तो पाकिस्तान में बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें डिप्रेशन है। तो बेसिक साइंस क्या होते हैं इसके? जी हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन, जिसे हम आम ज़बान में अफसरदगी कह सकते हैं, अमूमन इंसान में, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल एहसासात तो होते ही हैं कि खुशी और गमी हर इंसान को महसूस होती है, मगर जब हम डिप्रेशन कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मुसलसल 2 हफ्ते तक आप अफसरदा रहें, और अफसरदगी के साथ साथ आप में नींद का मसला हो जाता है। इसमें आप नींद आना मुश्किल हो जाती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, आंख जल्दी खुल जाती है। कुछ लोगों में नींद का बहुत ज़्यादा आना एक अलामत होती है। दूसरी जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें ज़िंदगी की उमंग ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, आदमी बिला वजह अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लगता है, भूख ख़त्म हो जाती है, वज़न घटने लगता है, अपने कंसंट्रेशन खो देता है, और मरने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। अमूमन लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, और फिर उनके आसपास के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो रिकग्नाइज़ करें और फिर जल्द से जल्द उसके लिए मदद लें। अच्छा, मेडिसिन जो हैं वो तो यकीनन एक अहम रोल प्ले करती हैं इस ट्रीटमेंट में, लेकिन जैसे आपने लोगों की बात की कि आसपास के लोगों का रोल भी अहम होता है, तो किस हद तक लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हों वो आपको इस सिचुएशन से निकालने में मददगार साबित होते हैं? सपोर्ट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिप्रेशन में अमूमन ज़्यादा लोग डिप्रेस वही होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती। अमूमन हमने देखा है जो लोग अकेले रहते हैं, जिनकी सपोर्ट नहीं होती, फैमिली सपोर्ट नहीं होती, जिनके बच्चे पास नहीं होते, या स्पाउस से सिग्निफिकेंट अदर साथ नहीं होता, उनमें डिप्रेशन का तनासब ज़्यादा होता है। तो सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट से आदमी को एक हिम्मत मिलती है, और अकेलेपन से डिप्रेशन में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बढ़ने के। डॉक्टर समीना अहबाद हमारे साथ ऑस्टिन से मौजूद हैं, इनसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी डिप्रेशन से निपटने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। एरिक पार्क्स और इनकी वालिदा जिंजर स्मिथ ने ज़हनी अमराज के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है। एरिक बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। इन्हें पहली बार ये मसला 19 साल की उम्र में हुआ। I don't remember much of it, but it was just a bad situation. मुझे अब ज़्यादा याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। That's for sure. And that was the beginning, the continuation of years. ये सिर्फ आगाज था एक तकलीफ का जो एरिक और हमारे पूरे खानदान ने बर्दाश्त की। ज़हनी मसाइल लोगों से होशमंदी से सोचने की सलाहियत छीन सकते हैं। अगर उन्हें बाकायदा नफ्सियाती मदद ना मिले तो संगीन ज़हनी अमराज का शिकार अफराद किसी टाइम टेबल पर नहीं चलते और दवा लेना छोड़ देते हैं। एरिक की वालिदा ने भी अपने बेटे को अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहीं। अमरीका के कई अस्पतालों में नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद को कोई इलाज मैसर नहीं। जिन अस्पतालों में ऐसे अफराद को आर्जी तौर पर रखने का इंतज़ाम हो, वहाँ भी मरीज़ को अस्पताल से रुखसत करते हुए किसी नफ्सियाती मालिज की मुसलसल निगरानी में नहीं दिया जाता। हस्पताल से घर जाने वाले मरीज़ अमूमन अपनी दवाइयाँ और नफ्सियाती मालिज के अगले मुआयने की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं होते। ऐसा ही एरिक के साथ हुआ।
I wasn't willing to receive treatment. मैं कोई इलाज नहीं कराना चाहता था। मैं ये मानना भी नहीं चाहता था कि मुझे कोई जहनी मसला है या मुझे इसके लिए दवाई लेनी चाहिए। वेन लिंडस्टॉर्म के मुताबिक अमेरिका के जहनी सेहत के शोबे को तवज्जो की शदीद ज़रूरत है। ये एक एडवोकेसी ग्रुप मेंटल हेल्थ अमेरिका के सरबराह हैं। We have a mental health system and we also have a physical medicine system. हमारे मुल्क में एक निज़ाम जहनी सेहत का है और एक जिस्मानी सेहत का। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे किया जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से जहनी मसाइल जिनका बच्चों और बड़ों को सामना है एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। Children and adults present with. एरिक पार्क्स इन दिनों एक निजी इदारे में रह रहे हैं जहां का अमला इनके दिन भर के दवाओं के टाइम टेबल का ध्यान रखता है, मगर ऐसी निगहदाश्त अमरीका में महंगी बहुत है। कोई सरकारी या फलाही प्रोग्राम ऐसी निगहदाश्त की कीमत अदा करने में किसी की मदद नहीं करता। ज़्यादातर ख़ानदान अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। एरिक की वालदा को इन्हें यहाँ रखने के अखराजात पूरे करने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। एरिक की तबीयत अब इतनी बेहतर हो गई है कि ये कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। I'd like to eventually, get back out on my own and maybe have an apartment, live independently. लेकिन एरिक अगले कई साल तक इसी ग्रुप होम में रहेंगे। इनकी वालिदा को अपने बेटे की तबीयत में बेहतरी पर खुशी तो है, लेकिन इसके जैसे मसाइल का शिकार अफराद के बारे में मीडिया और सरकारी इदारों के रवैये से शिकायत भी। If we can shift the perspective to greater understanding and knowledge, अगर हम इस बारे में मालूमात आम कर सकें और इस मसले को तवज्जो और वसाइल मिलें तो हम उन ख़ानदानों की बहुत मदद कर सकते हैं जिनमें कोई किसी जहनी आर्जे का शिकार है। others we know very well. मगर अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ऐसे प्रोग्राम्स के लिए मुहैया की जाने वाली रकूम में मजीद कमी हो गई है। आज इस अहम तरीन मौजू के ऊपर शो में आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनक पाकिस्तानी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं यकीनन पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में डिप्रेशन जिस हद तक बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक हो गया है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं। लोग किस तरह से डिप्रेशन के फेज से बाहर आते हैं, इसकी कई मिसालें हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प मिसाल जो कि मुझे अमेरिका के अंदर देखने को मिली है, वो एक ऐसी मिसाल है जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से मुतासरा ज़रूर थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ और ख़ास तौर पर शाहरुख खान की मूवीज़ देखी तो उन्हें बहुत हद तक इस मर्ज से छुटकारा पाने में मदद मिल सकी। मेरे साथ एलिसन रीम्स मौजूद है। एलिसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई शो। Hey. Okay, firstly I would like to know why you were inspired by Shahrukh Khan movies. Why am I inspired by it? It's mainly just जब मैंने शाहरुख खान की पहली फिल्म देखी तो उनके बारे में रिसर्च की। मुझे उनके पैगाम ने बहुत मुतासर किया, जो मोहब्बत, ईमानदारी और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में है। मेरे ख्याल से यही चीज़ें एक इंसान को मुकम्मल करती हैं। make a person whole, in my opinion. And as an artist, I'm a photographer. मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और फोटोग्राफी करती हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए निहायत अहम हैं। इसलिए जब मैंने उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम देखी तो मैं उनकी मद्दाह हो गई। मुझे लगा कि जो पैगाम वो अपनी अदाकारी से देते हैं उससे लोगों में तब्दीली आती है। Truly believe that his message makes me people better. Movies you have watched till now? Well, I've only been watching them. मैं उनकी फिल्में सिर्फ 3 महीने से देख रही हूँ। मैंने उनकी 6 फिल्में देखी हैं, जिसमें उनकी हालिया फिल्म जब तक है जान भी शामिल है, जो मैंने पिछले 36 घंटों में तकरीबन 10 बार देखी है। 10 times? You're like a crazy fan. Yeah, I keep it on a loop. 10 times is too much. I'm actually serious. Yes. वो फिल्म मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसे बार-बार देखना चाहती हूँ। It's such a wonderful. How much your life changed after watching his movies? It's probably the most dramatic change I've ever had. ये मेरी ज़िंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली है। मैं बचपन से ही बाइपोलर डिप्रेशन का शिकार हूँ। ये मर्ज मुझ में 11 साल की उम्र में तशखीस हुआ। अभी तक इसमें बेहतरी नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में मैंने उनकी फिल्म देखी तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई। उस वक्त मैं इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थी और मुझ में ज़िंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। I was ready to just do myself in. I was that down and depressed. I was just like, I can't face life. And watching those movies and learning about him, learning his message and all that. फिर शाहरुख खान के बारे में जानने से और उनकी फिल्में देखने से मेरे डिप्रेशन में वाज़ेह कमी हुई।
ओम शांति ओम मैंने 3 बार देखी। It's just gone. So. तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है। अरे भाड़ में गया माँ का दिल, माँ बस एक जूनियर आर्टिस्ट की नौकरी करते करते मर जाऊंगा मैं। So do you really want to tell this to him as well? I'd like that. Okay, we'll talk to you more, but we have Dr. Samina Abad with us, so we'll talk to her as well. Dr. Samina, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपने ये केस सुना, इस पेशेंट ने जिस तरह अपनी पूरी सिचुएशन बताई, किस तरह इसने उस बीमारी से रिकवर किया, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें होता क्या है? एलिसन ने जो बताया कि इनको डायग्नोज हुई थी बाइपोलर डिसऑर्डर से। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मर्ज है जिसमें 2 पोल्स आप कह सकते हैं एहसासात के होते हैं, या तो आदमी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और या बिल्कुल ही डिप्रेशन का उलट, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। जब हम किसी को डिप्रेस्ड कहते हैं तो डिप्रेशन एक तो हर इंसान के नॉर्मल एहसासात और इमोशंस होते हैं, हंसी खुशी हर इंसान में होती है, मगर जब हम डिप्रेशन कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि ख़ास अरसे के लिए बहुत ज़्यादा अफसरदा होना और उसमें और जिस्मानी चेंजेस आते हैं, इसमें नींद की कमी या बहुत ज़्यादा नींद का आना, भूख का लगना या नहीं लगना, एनर्जी कम हो जाना, ज़िंदगी में दिल नहीं लगना, मौत की ख्वाहिश होने रखना। और उसके अलावा फिर जब बाइपोलर कहते हैं उसमें उलट हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, इतनी खुशी कि वो नॉर्मल नहीं लगती। जो इंसान जो लोगों के आसपास होते हैं वो कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है। और उसमें फिर नींद बहुत कम आती है, उसमें आदमी बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, अपने जो सोच है उसको एक स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इनके अंदर चेंजेस आई, इन्होंने मूवीज़ देखी 3-4 माह पहले, उसके बाद ये अभी कह रही है कि मैंने 5-6 मूवीज़ देख ली हैं, कितना फ़र्क पड़ता है इस किस्म की इंटरटेनमेंट या इस किस्म की एक्टिविटीज़ का इस तरह के मरीजों पर? मतलब इन मूवीज़ से तो मैं ये समझती हूँ, आप मुझे नहीं पता कि ये मेडिसिन वगैरह पर है नहीं है, मेडिसिन तो खैर बहुत ज़रूरी है, मगर थेरेपी से डांस थेरेपी है, या अगर ये स्पेसिफिक अगर शाहरुख खान की मूवी के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि शाहरुख खान से कुछ रिलेट कर पाती हूँ, जिसकी वजह से इनको ये जीने की उमंग और तबीयत बेहतरी में महसूस कर रही हैं। अक्सर ये भी होता है कि बाइपोलर का एक नॉर्मल कोर्स होता है कि आपको एक एपिसोड हुआ और एक नॉर्मल फिर आप सही हो जाता है और फिर दोबारा एपिसोड होता है। तो क्योंकि ये मैंने इनको एज अ पेशेंट नहीं देखा है, मगर मैं एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इनको एक से इंस्पिरेशन मिली है, और ये क्योंकि ये कह रही थी कि डिप्रेस थी और इसको देखने के बाद इनकी तबीयत बेहतर हुई, तो क्या पता इनकी सोचने में एक डिफरेंस आया हो और पॉजिटिव लगा हो उनका शाहरुख खान की मूवीज़। ठीक है, एलिसन वी कम टू यू अगेन। From where you started, how you were fighting from your disease with your disease, how you can tell the audience that how they can fight from these issues in their lives, because you are an example for them. I mean, I find it a miracle that I found this, because I was. मेरे लिए तो ये एक मौजज़ा था। मैं जज्बाती तौर पर बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, कॉलेज का प्रेशर भी था और मैं कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रही थी जो मेरा जहन इस डिप्रेशन से हटाए। I don't know. I've always tried to find something that kind of keeps your mind off it, but you have to have. I'm not sure how to answer the question, to be honest. If you could repeat it. But you feel happy now? I'm very happy now. I'm very happy now. You have to find what makes you happy, really. And do you want to meet Shah Rukh Khan at some stage of your life? That'd be nice, yes. But I know that's very difficult. And you're a photographer too. Do you want to show him your pictures as well? Yeah. So what do you want to do in your life now? Well, I think that, well, you got to get a job. अब मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मुझे नौकरी ढूंढनी है, कुछ पैसे कमाने हैं और मैं इंडिया जाना चाहूँगी। To go to India and just go there. So like I'm
2 generations in the foreign service. My grandfather was मेरे दादा भी वहाँ फॉरेन सर्विस के सिलसिले में गए थे और अब तो मैं भी वहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ. So it's a place that I've always wanted to go because of my past, but now you really want to go? I really want to go. Okay. Sorry. Thank you so much. हमारे साथ अलिसन रीम्स मौजूद थी जिनकी ज़िंदगी में बॉलीवुड की वजह से तब्दीली आई, शाहरुख खान की वजह से तब्दीली आई. हमारे साथ डॉक्टर समीना इबाद मौजूद थी और इन्होंने भी ये कहा कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किल बीमारियों से निकल सकता है. और भी इस शो में इस हवाले से मज़ीद भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू सनैक पाकिस्तानी. आज के शो में हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के मौजू के हवाले से. हमने आपको एक पेशेंट से भी मिलवाया. इसके अलावा कई ऐसे तरीके मौजूद हैं जो कि इस किस्म के पेशेंट्स को इस बीमारी से बाहर निकलने में मददगार साबित होते हैं. ऑरिगामी थेरेपी भी इन्हीं में से एक है. आइए आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं. You have 2 of them. This one and this one. This one's going to go in here, like this, and the other one's going to go in the other side. रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर की पब्लिक लाइब्रेरी में केन फाउलर द बोल्डर फोल्डर नामी एक क्लब के हरदिल अजीज मेंबर हैं. It doesn't really matter which way you do it. You just have to do them all the same each time. And this is called interlocking rings. Do you believe that's one piece of paper? Yes. बोल्डर फोल्डर 70 अमेरिकन और तकरीबन 50 इंटरनेशनल ओरिगामी क्लब्स में से एक है. ये सब क्लब्स कागज को तह करने के फन के शायकीन से भरे हैं. मेरे ख्याल से इकट्ठे होकर फोल्डिंग का काम उसे अकेले करने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है. ग्रुप की डायरेक्टर बारबरा गार्डनर केन फाउलर के शौक और जज्बे की तारीफ करती हैं. Ken is really motivated. केन को इसका बहुत शौक है. वो एक अच्छा सीखने वाला भी है. उसने कागज को कई नए तरीकों से फोल्ड करना और डायग्राम्स को पढ़ना सीख लिया है और वो अब एक अच्छा टीचर भी बन गया है. डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया समेत बहुत सी जहनी बीमारियों से मुतासर बालिग अफराद भी केन की टीचिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं. पीटर चुलस्की चिनूक क्लब हाउस से मुंसलिक स्टाफ मेंबर हैं. चिनूक क्लब हाउस जहनी बीमारियों से मुतासर लोगों की सेहतयाबी के लिए एक इदारा है. हम इस बात की गारंटी देते हैं कि लोगों को यहाँ बामकसद काम मिलेगा. केन फाउलर के मुताबिक ओरिगामी ने उन्हें 3 साल पहले उस वक्त अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने में मदद दी जब वो अस्पताल में डिप्रेशन के इलाज के लिए ज़ेरे इलाज थे. दवाइयों से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था. कुछ डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का मशवरा दिया. इससे पहले कि वो इस ट्रीटमेंट के बारे में कोई फैसला करते, हॉस्पिटल में एक आर्ट थेरेपिस्ट ने उन्हें ओरिगामी से मुतारिफ करवा दिया. आप इससे वाकई सुकून हासिल कर सकते हैं. कोई जल्दी नहीं, कोई मुकाबला नहीं. केन फाउलर ने बिलाखिर शॉक थेरेपी ना करवाने का फैसला कर लिया. अगरचे वो अब भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि ओरिगामी ने उनकी डिप्रेशन में कमी की है. वो कहते हैं कि विनिसा गोल्ड की ओरिगामी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बिटवीन द फोल्ड्स ने भी उन्हें इस कदीम आर्ट को मजीद सीखने और दूसरों को सिखाने की जानिब राग़िब किया. अगर आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन के बारे में वाज़े नहीं तो इसकी तहों को खोल दीजिए. फॉलर के मुताबिक ये बिल्कुल ओरिगामी जैसा है. आप सिलवटों को दूर करके और तहों को खोलकर दोबारा एक नया पैटर्न बना सकते हैं. अब उन्हें कम्युनिटी सेंटर्स भी ओरिगामी सिखाने के लिए रख रहे हैं. अमरीकी रियासत वर्जीनिया में भी बच्चों की जहनी और जिस्मानी तरबियत के कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि उन्हें जहनी दबाव से निपटने के लिए तैयार किया जा सके. आइए एक ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में जानते हैं. जब जो सहामा ने अमरीकी यूनिवर्सिटी वर्जीनिया टेक में फायरिंग की खबर सुनी तो उसे परेशानी लाहक हुई क्योंकि उसकी बेटी रीमा भी वहां पढ़ती थी. मैंने मरने वालों की तादाद देखी तो रीमा को कॉल करने लगा. लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. संग हुई चू ने 31 दूसरे लोगों समेत रीमा को जान से मार दिया था और अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया था. प्रोफेसर लुसिंडा 2005 में चू को पढ़ाती थी. He would speak in the softest whisper I've heard. So, for example, वो बहुत आहिस्ता बोलता था. अगर मैं उससे पूछती कि वो कैसा है तो वो कहता मैं ठीक हूँ, मगर ये कहने में वो 20 सेकंड लगा देता था. But it might take him 20 seconds to say I'm doing all right. चो को जहनी बीमारी थी जिसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं, जो इसे ऐसी सूरत हाल में इस तरह बोलने पर मजबूर करती थी. रॉय कहती हैं कि उन्होंने चो के लिए नफ्सियाती मदद हासिल करने की नाकाम कोशिश भी की थी. Our counselors, हमारी एक काउंसलर को 1750 तलबा को देखना होता है. Students per counselor.
ریاست ورجینیا کے قانون ساز راب کروپیکا چاہتے ہیں کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. ہم اپنے اساتذہ کو مسلح کرنے کے بجائے انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو جانچ سکیں. انہوں نے $25 لاکھ کا ایک بل متعارف کروایا ہے جو اساتذہ کو بچوں کی ذہنی صحت سے متعلق تربیت دینے کے لیے ہے. انہوں نے نفسیاتی علاج کے پروگرامز کا بھی جائزہ لینا شروع کیا. مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ پروگرام ان میں سب سے بہترین تھا. اس کے ذریعے 12 گھنٹوں میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے. لیزلی رابرٹس ایک انسٹرکٹر ہیں جو کہتی ہیں نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں سماجی رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. دماغ کی اپنی ایک کیمسٹری ہوتی ہے جو اس شخص کو اس طرح زندگی نہیں گزارنے دے رہی جس طرح یہ گزارنا چاہتا ہے. یہاں طلباء یہ سیکھتے ہیں کہ جس شخص کو خیالی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے لیے دوسروں سے اس بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا. سماجی کارکن تیانجا کہتی ہیں کہ اس کلاس کے ذریعے انہوں نے سیکھا کہ ایسے کسی مسئلے کے شکار شخص کو کیسے پہچانے. سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آخر میں یہ ہمارے ہی معاشرے کو محفوظ بنائے گا. جو سماہا کہتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے سرکاری فنڈ فراہم کرنا ایک درست قدم ہے. آپ یہ قیمت ابھی ادا کریں یا بعد میں، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں سے یہ قیمت ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے لیکن وہ تبدیلی کے لیے ذہنی صحت کے بارے میں شعور بیدار کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے. آج کے شو میں ہم نے بات کی ہے ڈپریشن کی موضوع پر. امریکہ ہو، پاکستان ہو یا پھر دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، لیکن لوگ جس طرح سے پریشانیوں اور الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، شاید یہ مرض ایسا ہے جو کہ تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس بیماری کا علاج ضرور کروائیں، لیکن اپنوں کی سپورٹ اس مرض سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم ثابت ہو سکتی ہے. اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سنیک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.